हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। सिंधु नदी के तट पर बसे पुराने विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित शहरी सभ्यता है। आज से 2500 ईसा पूर्व यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू उच्चारण का जन्म दिया। अंततः सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, पर बाद में रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई आर्कियोलॉजिस्ट इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देना अधिक उचित समझा गया, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंडुस है। भूवैज्ञानिकों एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ, लेकिन सिंधु घाटी के सबूतों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें यह स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता शुरू हो चुकी थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधौ सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में दो नगर प्रमुख थे, जिनमें पंजाब का हड़प्पा तथा इन शहरों की बनावट। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि इनके नगर का निर्माण विकसित हुआ। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग या जिले थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों में विशेष बात ये थी कि ये कतारबद्ध बने होते थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ की पुरानी खंडहर इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और टैक्स कलेक्शन में बहुत समझदार थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, या यह कहें पब्लिक स्नानागार। यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा हुआ करता था। घारे के दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में
कपड़े बदलने के कमरे हैं। साथ साथ स्नानागार का जो फर्श है वह पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक आउटलेट है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग तो मिलता है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अवशेषों में जल निकास प्रणाली बहुत ही मॉडर्न थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों के बाहर का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे नालियां बनी थीं। अक्सर ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी। सड़कों की नालियों में मेन होल होते थे। सड़कों और नालियों के अवशेष बनावली में भी मिले। हम यह कह सकते हैं कि आज से 2500 ईसा पूर्व बने इस सभ्यता में एक मॉडर्न युग भी जी रहा था। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत ही कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय होता था तथा कपड़ा निर्यात होता था। इस युग में जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मन के और ताबीज़ बनाने का कार्य भी इस युग में लोकप्रिय था। पर इन सब बातों से यह सिद्ध होता है और खुदाई में अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली जिससे हम कह सकते हैं कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्प कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। इस युग में सूती कपड़े बुने जाते थे। इस युग में लोग नाव भी बनाते थे। इस युग में मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प माना जाता था। हड़प्पा की खुदाई में मिले लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु पूरी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो के खुदाई में बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे यह पता चलता है कि तौल में 16
या उसके आवर्तक 16, 32, 48 आदि का उपयोग होता था। देखने की बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपये 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा होते थे। सभ्यता के स्वर्णिम युग का अंत। सभ्यता मुख्यतः 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक रही और यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में बहुत ही उन्नत थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के पीछे विभिन्न कारण दिए जाते हैं, जिनमें सिंधु पर आक्रमण, वहाँ जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन तथा बाढ़, महामारी, आर्थिक कारण आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा लगता है कि सभ्यता के अंत का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना अधिक है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी का होना संभवतः कम लगता है। वहाँ भीषण अग्निकांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के कमरे से 14 नर कंकाल मिले, जो आक्रमण, आगजनी और महामारी के संकेत देते हैं। अधिकांश के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतना विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए सभ्यता के अंत पर भिन्न भिन्न कारण और उनके समर्थन मौजूद हैं, जिनमें सभ्यता में आग लग जाना, महामारी फैल जाना और बाहरी आक्रमण होना स्वाभाविक माना गया। पर सच यह है उस युग के साथ समाप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि आज से 2500 ईसा पूर्व भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसका मुकाबला आज की सभ्यता नहीं कर पाएगी। जिस युग में लोग खेतीबाड़ी करते थे, पैसों का लेन देन करते थे, जिनके घर इतनी व्यवस्थित हुआ करते थे, आज हमारे पास उन सभ्यताओं का सिर्फ अवशेष रह गया है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।